हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम लोग को जल्दी जल्दी अब इसको तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। डेली आप लोग को लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, 61 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पर भी कार्य किया है। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन चारों में से कौन सी नदी जो है वो अलग है। ठीक है, ऑड वन आउट करना है, जो ऑड है उसको आउट करिए। इसका आंसर है नर्मदा नदी। क्यों नर्मदा नदी इसका आंसर है। क्यों नर्मदा इन चारों से अलग है? क्योंकि ये तीनों जो नदी है, तुंगभद्रा नदी, पेनगंगा नदी और महानदी, ये तीनों जो है ना ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट की तरफ बहती है। यानी मान लीजिए कि अगर इंडिया में ये चारों के चारों नदियाँ जो है ना वो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया का। तो अब पेनिनसुलर इंडिया की नदी है तो इधर आपका ईस्ट साइड हो गया और इधर आपका वेस्ट साइड हो गया। यानी इधर हो गया बे ऑफ बंगाल और इधर हो गया अरबियन सी। तो तुंगभद्रा रिवर जो है वो इधर बहती है ईस्ट की ओर। पेनगंगा भी जो है ना वो इधर ही बहता है ईस्ट की ओर, और महानदी भी इधर ही बहता है ईस्ट की ओर। लेकिन नर्मदा नदी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो इस साइड बहती है। तो इस कारण से नर्मदा नदी जो है वो इन चारों से अलग है। फिर दूसरा भी कारण है क्योंकि नर्मदा अलग है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है ना वो रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली मतलब होता है कि दो पहाड़ है उसके बीच से बहती है। भ्रंश घाटी में, हिंदी में कहते हैं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ। और इंडिया में, पूरे इंडिया में केवल 3 नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, केवल 3 नदी। वो 3 नदी है नर्मदा, तापी, दूसरी नदी है तापी और तीसरी नदी है दामोदर नदी। नर्मदा, तापी और दामोदर, केवल यही तीनों नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। समझ आया? तो इस कारण से भी नर्मदा यहाँ पे अलग हो जाता है, क्योंकि तुंगभद्रा, पेनगंगा, महानदी ये सब भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इन चारों नदियों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इसके, देखिए इससे संबंध में और भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे तुंगभद्रा नदी पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, नर्मदा पे तो बहुत बार कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ जाके गिरता है, अपना जल कहाँ गिराता है, उस पर कौन कौन से डैम है, कौन कौन सा झरना है, ये सब भी पूछा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा डिटेल में सभी नदियों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, ये जो नदी आपके सामने दिख रहा है ये है पेनगंगा। देखिए यहाँ पेनगंगा ऐसे बह रहा है ना ईस्ट की ओर। और पेनगंगा जो है ना ये एक मतलब नदी, ये एक सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरी है। ये अपना पानी डायरेक्ट समुद्र में नहीं गिराता है, ये एक बड़ी नदी का सहायक नदी है। किसका सहायक नदी? गोदावरी का। ठीक है, गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। फिर से यहाँ पे आप लोग देख लो, जैसे पेनगंगा, वेनगंगा, ये दोनों तो नाम एक जैसा है, पेनगंगा, वेनगंगा। वर्धा, ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती बहुत ही फेमस इसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सबरी, सिलेरू, मंजीरा, तो ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो पेनगंगा भी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद ये रिवर यहाँ पे देखो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी जो है, अभी आप लोग ये सब लिखिए मत, सिर्फ देख लीजिए, जब नोट करना होगा तो मैं बताऊंगी। तुंगभद्रा भी देखो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। किसका? कृष्णा का सहायक नदी है ना, कृष्णा नदी। कृष्णा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं अपने आप में, जैसे कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब याद रहेगा आपको, नाम से देखो, घाट प्रभा, माल प्रभा, है ना, भीमा, कोयना, पंचगंगा, इसका पंचगंगा है, उसका पेनगंगा, वेनगंगा, ये सब ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, डिंडी, मूसी, मूसी बहुत फेमस है, हैदराबाद शहर मूसी नदी के पर ही बसा हुआ है। तो मूसी नदी ये भी कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा रिवर जो है ये 2 नदी से मिलके बना है। ऊपर में एक नदी है तुंग और नीचे एक नदी है भद्रा। ये दोनों जब यहाँ पे आके मिलते हैं तो यहाँ बन जाता है तुंगभद्रा। तो तुंगा और भद्रा, इन दोनों के मिलने से बनता है क्या? तुंगभद्रा रिवर। और ये भी ईस्ट की तरफ बह रहा है। यहाँ देखो नर्मदा नदी, ये आपको मिलेगा वेस्ट की तरफ बहते हुए, है ना, ये आपको यहाँ पे अपना पानी गिरा रहा है समुंदर में, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और यहाँ पे है आपकी महानदी।
महानदी यहाँ अपना पानी समुद्र में गिरा रहा है, तो ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल से सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन चारों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नर्मदा। तो नर्मदा को पहले डिस्कस करते हैं। अब आप लोग नोट करना शुरू कीजिए। नर्मदा रिवर ऑल्सो नोन एज रीवा, नर्मदा नदी का एक और नाम है रीवा नदी। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करता है नर्मदा नदी। यहाँ पे देखो है ना, एक तरह से बीचों बीच है, और ऊपर में नॉर्थ इंडिया है, नीचे में साउथ इंडिया है, इसके बीच में एक बाउंड्री जैसा बना रहा है ना। सिर्फ ये नदी ही बाउंड्री नहीं बनाता है, इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत है वो भी बाउंड्री बनाता है। फिर नर्मदा नदी है, फिर उसके बाद सतपुड़ा पर्वत है वो भी बाउंड्री बनाता है, फिर तापी है वो भी बाउंड्री बनाता है। तो ये चारों चीज बाउंड्री बनाता है, 2 पहाड़ और 2 नदी। पहला पहाड़ है विंध्याचल, फिर नर्मदा नदी आ जाता है, फिर सतपुड़ा, फिर तापी नदी। समझिए, तो नर्मदा नदी यहाँ देखो 2 पहाड़ के बीच में है ना, सबसे ऊपर विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, बीच में आ गया नर्मदा नदी। इसीलिए नर्मदा को कहा जाता है कि ये एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी में, क्योंकि ये 2 पहाड़ों के बीच में है। कौन सा? ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा। ठीक है, तो ये हो गया नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पे देखो, सतपुड़ा पर्वत जब हम लोग पढ़ रहे थे डिटेल में, तो सतपुड़ा पर्वत यहाँ पे है, उसके 3 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है उसको बोला जाता है राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी। जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं महादेव पहाड़ी, और जो तीसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं मैकाल पहाड़ी। ठीक है, मैकाल पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको बोलते हैं अमरकंटक चोटी या अमरकंटक पीक। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक चोटी। वहीं से नर्मदा नदी निकलती है इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, वेस्ट की तरफ। समझ आया? नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। कोई ऑप्शन में अमरकंटक हो सकता है या मैकाल पहाड़ी हो सकता है। और मैकाल पहाड़ी, राजपीपला, महादेव, ये तीनों किसका पार्ट है? सतपुड़ा का पार्ट है, सतपुड़ा पर्वत का। तो मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से नर्मदा निकलता है। इस चोटी से 2 नदी निकलता है, एक तो इस दिशा में नर्मदा, और ऊपर की दिशा में सोन रिवर भी निकलता है, जो पटना की तरफ आकर के फिर गंगा में मिलता है। तो 2 नदियां निकलती, एक नर्मदा इधर और ऊपर सोन नदी। समझ गए आप लोग? कहाँ से निकल रहा है? मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक से निकलता है। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है इट इज़ 1312 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? 13-12 किलोमीटर है। वेस्ट ऑफ इट्स ऑरिजिन, किधर जाता है? पश्चिम दिशा में बहता है। कहाँ से? अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी कहाँ है? मैकाल पहाड़ी पर। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ खंभात, मतलब ये अपना जल कहाँ गिराता है? तो लिख लीजिए, ये अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराता है। ठीक है, खंभात की खाड़ी। यहाँ देखो, गुजरात को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे 2 खाड़ियाँ हैं। एक खाड़ी यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी, और एक खाड़ी यहाँ पे है जिसका नाम है खंभात की खाड़ी। तो यहीं नर्मदा नदी अपना जल गिराता है। किस शहर के पास? भरूच। भरूच शहर जो है वो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। मध्य प्रदेश का जबलपुर वगैरह भी नर्मदा नदी के किनारे ही है। ठीक है, फिर जबलपुर में एक जलप्रपात भी है, धुआंधार जलप्रपात, लिख लीजिए। और ये जलप्रपात यानी झरना, ये किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही ये झरना बना हुआ है, धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर में एक जगह है जिसका नाम है भेड़ा घाट, लोग घूमने जाते हैं, यही उसी जगह पे ये धुआंधार जलप्रपात है। वहाँ का जो पूरा पत्थर है ना, वो पूरा वाइट है, संगमरमर पत्थर, नदी के किनारे किनारे। ठीक है, तो नर्मदा नदी, भरूच शहर जो है वो नर्मदा के तट पर है, और नर्मदा अपना जल कहाँ गिराता है? खंभात की खाड़ी में। ये जो जगह है इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। खाड़ी मतलब ऐसा समुद्र जो 3 साइड से जमीन से घिरा हुआ हो, ऐसा वाटर बॉडी जो 3 साइड से लैंड से घिरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं खाड़ी। गल्फ, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ। तो 3 साइड से देखो, इधर से इधर, तीनों साइड से जमीन से घिरा हुआ है, तो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया। नीचे भी 3 साइड से जमीन से घिरा हुआ है, तो गल्फ ऑफ खंभात हो गया, खंभात की खाड़ी। समझ गए?
बे ऑफ बंगाल को भी बंगाल की खाड़ी क्यों कहते हैं? 3 साइड से, देखो 3 साइड से घिरा हुआ है तो बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। मगर इसको गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। इसको बे ऑफ खंभात नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंभात। दोनों का हिंदी मतलब तो खाड़ी होता है, पर इंग्लिश में एक हो जाता है बे और एक हो जाता है गल्फ। डिपेंड करता है साइज के ऊपर, जो छोटा होता है उसको बोलते हैं गल्फ और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं बे, BAY बे। हिंदी में दोनों को खाड़ी बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी कहें चाहे कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी कहें। समझ गए आप लोग? अभी देखो आगे देखो, इट ड्रेन्स अ लार्ज एरिया इन मध्य प्रदेश। ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ये नदी जो है ये 3 राज्यों से होकर गुजरता है, ये नर्मदा नदी भी और तापी नदी भी। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र से थोड़ा सा क्रॉस किया और गुजरात में जाके भरूच गुजरात में है, तो वहां जाके अपना पानी गिरा देता है। ठीक है, तो 3 राज्यों से कवर करता है। इट इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये तो बता ही दिए कि वेस्ट की तरफ बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा में, ऑफ द पेनिसुलर रीजन, फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली, ये भी बता दिए, भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहता है 2 पहाड़ों के बीच। ऊपर में है विंध्यान रेंज साउथ नॉर्थ में और साउथ में है सतपुड़ा रेंज। नर्मदा नदी जब बहता है तो उसके ऊपर है विंध्यन और उसके नीचे है सतपुड़ा। सतपुड़ा की ही एक चोटी से ये ऐसे निकल के बहता है, समझ आया, अमरकंटक चोटी से। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है, मतलब नर्मदा नदी का भी कुछ कुछ सहायक नदी होगा, पर ये लिखने का जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारा ट्रिब्यूटरी है। प्रीडोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द राइट, यानी नदी अगर ऐसे बह रहा है तो राइट साइड से कौन कौन नदी आके इसमें मिल रहा है और लेफ्ट से कौन कौन नदी आके इसमें मिल रहा है। राइट से मिल रहा है हिरन, टिंडोरी, बरना, कोलार, मान, उड़ी, हथनी और सांग, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। और द प्रीडोमिनेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, इधर से जो आ रहा है लेफ्ट साइड से, बर्नर, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा नदी इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ तवा नदी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तवा नदी पर ना तवा परियोजना बना हुआ है। तवा परियोजना मतलब डैम बना हुआ है, तो इसीलिए तवा नदी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑप्शन में आता है कि तवा नदी जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, तो यस, तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। इसके बाद डैम नर्मदा नदी पे कौन कौन से बने हुए हैं? देखो बहुत सारा डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पे। एक तो इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं जैसे ओमकारेश्वर, महेश्वर, सब शिव जी के नाम पे आपको दिख रहा होगा, ओमकारेश्वर, महेश, शिव को महेश बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम, जिस पर हमारे जो सरदार जी हैं वल्लभ भाई पटेल जी, उनका वो भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो सरदार सरोवर डैम, ठीक है, गुजरात में। महेश्वर डैम, ओंकारेश्वर, नर्मदा सागर, ठीक है, एक तो नर्मदा सागर भी है नर्मदा नदी पे, तवा तो तवा नदी पे, तवा परियोजना, और बरगी नदी पे है। यहाँ पे जो मेन है वो यही 3-4 है, एक तो सरदार सरोवर, एक हो गया महेश्वर, एक हो गया ओंकारेश्वर और एक हो गया नर्मदा सागर। नर्मदा सागर तो याद ही रहेगा आप लोगों को, नर्मदा नदी पे। महेश्वर ओंकारेश्वर शिव के नाम पे है, और सरदार सरोवर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पर तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना हुआ है गुजरात में, वो सरदार सरोवर डैम के पास ही बना हुआ है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट शहर सब देख लो कौन कौन सा। मेन तो जबलपुर एकदम नर्मदा नदी पर ही बसा हुआ है, यहाँ पे धुआंधार झरना है, धुआंधार जलप्रपात। ठीक, और यहाँ देखो गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ खंभात, हिंदी में बोलते हैं खंभात की खाड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। तो ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे वाला एरिया है, यहाँ आके ये अपना जल गिराता है। समझ गए आप लोग? ये मैप आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, 3 राज्यों से होके कैसे कैसे बह रहा है। ठीक है, यहाँ देखो मध्य प्रदेश से बह रहा है, फिर थोड़ा महाराष्ट्र में भी आता है और थोड़ा गुजरात में भी आता है, 3 राज्यों से होके ये बहता है। नर्मदा नदी के लिए ना एक नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी को बचाओ, किससे बचाना है भाई नर्मदा नदी को? तो एक सोशल मूवमेंट था जो स्टार्ट हुआ था 1985 में,
टू अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा नदी पे जो इतना सारा डैम बना हुआ है, 4 डैम, इन डैम्स के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, इसके विरुद्ध में ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कुछ लोगों ने किया था। ठीक है, पर्टिकुलरली जो जिस डैम के लिए किया जा रहा था वो था सरदार सरोवर। ये बहुत ही बड़ा डैम है सरदार सरोवर डैम। तो इस ये नहीं बनने देने के लिए जो आदिवासी लोग थे, जो उस रीजन में लोग रहते थे, वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब आंदोलन कर रहे थे। जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था ना पेड़ को बचाने के लिए, वैसे ही नर्मदा बचाओ। द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई लोकल ट्राइब पीपल, जो वहाँ के लोकल ट्राइबल लोग थे, जो जनजाति लोग थे, फार्मर्स, इन्वायरमेंटलिस्ट, जो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग होते हैं, यानी कि जो वातावरण के लिए कुछ कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये सब। प्राइमरी गोल था कि रोकना, जो डैम का कंस्ट्रक्शन है वो रोका जाए, कोई भी डैम जो है वो अब ना बनाया जाए। ऑलरेडी 3 डैम था, फिर भी एक और बड़ा सा डैम वहाँ बना दिया गया। ठीक है, इंश्योर द रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी। जब डैम बनता है ना, जैसे मान लो ये नदी है, यहाँ नदी ऐसे बह रही है, यहाँ पे आप क्या किए, डैम बना दिए। डैम जब हम बनाते हैं तो उसमें गेट बनाते हैं, आप देखे होंगे फाटक होता है, और उसके पीछे एक बड़ा सा एरिया। अब क्या हुआ, डैम बनाने से क्या हुआ, पानी आके रुकेगा, तो एक बड़ा रिजर्वॉयर बनाते हैं, ये है रिजर्वॉयर। ठीक है, फिर इसमें पानी आके जमा हो जाता है, और जब हम देखते हैं कि पानी ज़्यादा भर रहा है तो गेट को खोलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और पानी फ्लो करता है, फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी भेजता है। तो ये जो बड़ा एरिया जिसमें पानी भर गया, पहले तो यहाँ पे कोई एरिया ऐसा था नहीं, यहाँ तो पेड़ पौधा जंगल आदमी ये सब बसता होगा ना, तो ये पानी भर जाने का रिजर्वायर बन जाता है जिस एरिया में, तो वहाँ से लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, हटाना होता है यहाँ से लोगों को, तब यहाँ रिजर्वायर बनेगा। तो वही है, जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी उनको हटा के कहीं तो आप भेजोगे, पेड़ तो कटेगा चलो ठीक है, इंसानों को तो हटाना पड़ेगा, और जो जानवर हैं वो मरेंगे ही। तो जो इंसान हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो जंगलों पे निर्भर थे, उनको वहाँ से हटा के उनको रिहेबिलिटेट करना होता है, कहीं दूसरी जगह ज़मीन देके घर देके वैसे उनको वो करना पड़ता है। तो वही है रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी एंड एड्रेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द डैम। और डैम बनने से जो वातावरण पे जो असर पड़ता है उसको भी एड्रेस करना था इस नर्मदा बचाओ आंदोलन में। ठीक है, बहुत असर पड़ता है। अब जैसे कोई मछली है, वो पहले फ्लो में बहती थी, अभी उसको रिजर्वायर में पड़े रहना होगा, है ना। ठीक है, मेन 2 आदमी का नाम आता है नर्मदा बचाओ मूवमेंट में, वो 2 नाम लिख लीजिए, एक है मेधा पाटेकर और एक है बाबा आमटे। ये 2 नाम आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये पूछा जाएगा, मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे। की फिगर जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के थे लीडर्स, मेधा पाटेकर एंड बाबा आमटे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नदी देखते हैं। ये दूसरा नदी है आपका तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। अभी हम लोग फोटो में भी देखे थे, कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है। इट इज़ अ प्रोमिनेंट रिवर इन द इंडियन पेनिनसुला साउथ का ही नदी है। इट इज सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा नदी। ये कृष्णा की सहायक नदी है। ये 2 नदी से मिलकर बना है, तुंगा और भद्रा, नाम में ही समझ में आता है, तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा इन दोनों के मिलने से बनता है तुंगभद्रा नदी। द तुंगा एंड भद्रा रिवर हैव देयर ओरिजिन ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ये दोनों नदी जो है तुंगा और भद्रा, ये वेस्टर्न घाट से निकलता है। वेस्टर्न घाट में मान लो कि ये इंडिया का निचला हिस्सा है, तो यहाँ पे पहाड़ों का एक क्या है पूरा वो है, क्या कहते हैं, एक चेन है, इसी को बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो यहीं से जो 2 नदियां हैं ना वो ऐसे निकलती हैं, तुंगा और भद्रा, और ये दोनों मिलके फिर बन जाता है तुंगभद्रा। ठीक है, तो यही लिखा है कि वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। द 2 रिवर मीट नियर कोडली इन कर्नाटका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों नदी कहाँ पे मिलता है, जहाँ मिलता है ये जो जगह है मिलने का, ये कहाँ है, कर्नाटका की शिमोगा जो जिला है वहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। गिविंग बर्थ टू तुंगभद्रा रिवर, और जन्म लेता है तुंगभद्रा। इट फ्लोज रफली नॉर्थ वेस्ट बिफोर एंटरिंग द कृष्णा रिवर नियर संगमलेश्वरम इन आंध्र प्रदेश। और ये फिर थोड़ा दूर तक बहता है तुंगभद्रा अकेले अकेले, और फिर जा करके जो कृष्णा आ रही होती है उसमें मिल जाता है। कहाँ मिलता है कृष्णा में, तो ये जो कॉन्फ्लुएंस होता है ये है संगमलेश्वरम, वहाँ पे तुंगभद्रा कृष्णा नदी में मिलता है। ये आप नोट कर लीजिए, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में कहाँ पर मिलता है, संगमलेश्वरम आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, संगमलेश्वरम आंध्र प्रदेश में। द रिवर हैज़ टोटल लेंथ 531 किलोमीटर इस नदी का लंबाई है। ठीक है, ये लिखने का जरूरत नहीं है ये सब चीज़। इट रन्स थ्रू द कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, 2 राज्यों से गुजरता है, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से।
वर्धा और हंगीरी वेदाथी रिवर्स आर मेजर ट्रिब्यूटरी, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, इसके दो ट्रिब्यूटरी हैं, वर्धा और वेदाथी। द रिवर हैज वेरियस डैम्स, ये जरूरी है, इस नदी पर भी, तुंगभद्रा नदी पर भी बहुत सारे डैम्स हैं। तो कौन कौन सा डैम है देख लो। एक तो तुंगा अनीकट डैम, नाम से समझ आ जाएगा, तुंगा यानी तुंगभद्रा, तुंगा अनीकट डैम। भद्रा डैम, ठीक, भद्रा डैम भी तुंगभद्रे पे, एक तुंगा डैम, एक भद्रा डैम। एक हेमवती डैम और एक तुंगभद्रा डैम, मतलब गजब यार। एक है तुंगा डैम, एक है भद्रा डैम, एक है तुंगभद्रा डैम बढ़िया नाम है, याद रखने के लिए हम ही लोग को आसानी है। एक याद करना पड़ेगा, वो है हेमवती डैम, हेमवती डैम। तो ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, द हिंदूज रिगार्ड दिस रिवर एज सैक्रेड, हिंदू लोग इस नदी को क्या मानते हैं, बहुत ही पवित्र मानते हैं, तुंगभद्रा नदी को, क्योंकि इसका वर्णन रामायण में भी किया गया है। तुंगभद्रा नदी का वर्णन कहाँ किया गया है, रामायण में, वहां पे इस नदी को पंपा लिखा गया था। तो ये पूछ सकता है कि रामायण में किस नदी का वर्णन पंपा के तौर पे है, तो तुंगभद्रा नदी का, कि वहां पे एक पंपा देवी का मंदिर भी हुआ करता था, ठीक है, पंपा देवी, यही पंपा देवी के नाम पे हम्पी शहर बसा हुआ है, बसा हुआ है नहीं, पहले था हम्पी, ठीक है। तो पंपा, पंपा देवी कहा जाता था इस नदी को, तुंगभद्रा नदी को पंपा नदी, ठीक है, पंपा नदी, रामायण में इसका वर्णन है। तुंगभद्रा रिवर को का पुराना नाम जो है ना, वो वर्धा नदी था, वर्धा। द तुंगभद्रा रिवर इज प्रीवियसली नोन एज द वर्धा रिवर। और विजयनगर एम्पायर में भी इसका वर्णन है। विजयनगर एम्पायर, आप लोग कृष्णदेव राय का नाम सुनेंगे, बचपन में लोग जब बुक पढ़ते थे तो राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामन हुआ करता था, ऐसा हम लोग पढ़ते थे, जैसे अकबर बीरबल वैसे कृष्णदेव राय का तेनाली रामन। तो वो जो राजा कृष्णदेव राय थे, उनका जो एम्पायर था वो था विजयनगर एम्पायर, वो यहीं पर था पूरा, बहुत ही बड़ा एम्पायर था विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो भी इसी नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी है वो नदी? वो नदी है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और वहां पे पूजा वो लोग किसका करता है? पंपा देवी का, पंपा देवी, इसीलिए रामायण में इस नदी को पंपा नदी के नाम से कहा गया है। और विजयनगर की जो राजधानी हुआ करती थी वो थी हम्पी। अब तो हम्पी पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, घूमने की जगह है, लोग कर्नाटक में हम्पी घूमने जाते हैं, मगर वो पूरा तरह से अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसी हालत में वो पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो महल था और जो मंदिर वगैरह है वो उसी टूटे फूटे हालत में उसको संजोया गया है लोगों के देखने के लिए। तो विजयनगर का जो हम्पी था ना शहर, उसकी राजधानी, विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी, वो भी तुंगभद्रा नदी पर ही सिचुएटेड थी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछा हुआ है, ठीक है, कि किस नदी के किनारे था, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। फिर एक मंदिर भी है यहाँ पर, इस नदी के किनारे एक मंदिर भी है, लिख लीजिए विरूपाक्ष टेम्पल। हम्पी में एक मंदिर है बहुत ही फेमस, विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष मंदिर इसी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा के किनारे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ तुंगभद्रा कोर्स लाइज इन द, ठीक है, लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि ये कहाँ है? ये नीचे साइड में, साउथ साइड में ये नदी। ये सब ऐसे ही है, मेनली ये नदी जो है बारिश से में ही भरता है, गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाता है। ये सब नदियाँ, साउथ की नदियाँ सब गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाता है। जो भी नदी हम लोग पढ़ेंगे चारों, ये सब गर्मी में सूख जाने वाला नदी है, कावेरी को छोड़ के। केवल कावेरी नदी में पानी होता है, उसके अलावा बाकी सारी नदियाँ गर्मियों में सूख जाती हैं, ठीक है। इट फ्लोज इन अ मोर और लेस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन बिफोर ज्वाइनिंग द ईस्टर्न रिवर कृष्णा। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। फिर कृष्णा फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। तुंगभद्रा डैम के बारे में कुछ कुछ चीज़ लिखा है, पर इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। डैम कौन कौन सा था वो हम लोग देख ही चुके हैं। अब हम लोग अगला नदी पे चलते हैं। अगला नदी है हमारा पेनगंगा रिवर, ठीक है, पेनगंगा। द पेनगंगा रिवर ऑल्सो नोन एज द पेनगंगा सिम is the chief river of Buldhana district, Hingoli district, Nanded district, Yavatmala district, Chandrapur district and Wasim district in the Maharashtra state in India। बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इतने राज्यों के लिए ये बहुत, इतने जिलों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है पेनगंगा। इट इज़ डीपली इंट्रेंस्ड एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट, ठीक है, ये लिख लो। सबसे पहले तो लिख लो कि पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि पेनगंगा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है।
और पेनगंगा नदी जो है ना ये डिफ़िकल्ट है नेविगेट करने में, यानी कि यहाँ पे नाव चलाना बहुत ही मुश्किल है, नाव वगैरह यहाँ नहीं चलता है, बहुत मुश्किल है। ये अजंता पहाड़ी से निकलती है, ये भी लिख लीजिए। इट राइजेज इन द अजंता रेंज एंड इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द वर्धा रिवर, अदर मेजर रिवर इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये अजंता रेंज से निकलता है और यहाँ पे लिख रहा है कि ये वर्धा की ट्रिब्यूटरी है। देखो ये है पेनगंगा, यहाँ देखो पेनगंगा है ना, ये इसमें आके मिल रहा है, यहाँ पे किस में मिल रहा है, गोदावरी में। तो ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, बस सिंपल सा बात है। और ये कहाँ का इम्पोर्टेंट नदी है, महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का ये है, इतना दूर महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र की में कौन सा इम्पोर्टेंट नदी बह रहा है, पेनगंगा नदी है ना। पेनगंगा कहाँ से निकलता है, अजंता की पहाड़ी से। यहाँ पे जो पहाड़ है वो है अजंता की पहाड़ी, वहीं पे अजंता गुफा भी है, लोग घूमने भी जाते हैं अजंता एलोरा। तो वही अजंता की पहाड़ी से जो है ना ये निकलता है ये नदी। ठीक है, अजंता रेंज से। ठीक है, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं ज्योग्राफी वाले इसमें। ऐसे थोड़ा सा देख लो कि गोदावरी नदी जो है ना ये नासिक के पास से निकलता है। गोदावरी नदी नासिक के पास, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। और फिर ये गोदावरी नदी बहते बहते जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के पास। आंध्र प्रदेश में एक जगह है राजमुंद्री, वहीं पर फिर गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, राजमुंद्री जो है ना वहाँ पे टोबैको का ये है, टोबैको के लिए फेमस है, तंबाकू के लिए, आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री। ठीक, तो बस इतना ही जानना था आपको पेनगंगा रिवर के बारे में। नेक्स्ट, अब जो महानदी है उसके बारे में थोड़ा देख ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है महानदी। नर्मदा के बाद महानदी इंपॉर्टेंट है। तो महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। देखो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है, 1465 किलोमीटर इसका लंबाई है गोदावरी नदी का, सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है कृष्णा नदी। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो है वो है महानदी। सबसे फर्स्ट है गोदावरी, देन है कृष्णा और थर्ड नंबर पे है महानदी। और महानदी कहाँ बहती है, उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा का इंपॉर्टेंट नदी है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा राज्य का। ठीक, इट्स बेसिन इज बाउंडेड बाय सेंट्रल इंडियन हिल्स, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सोर्स मतलब कहाँ से निकलता है, इट राइजेस फ्रॉम प्लेस नियर सिहवा नियर रायपुर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ टू द साउथ ऑफ अमरकंटक। मतलब ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास से ये निकलता है। ठीक है, इसका सोर्स एक्चुअल में ये पता नहीं कौन सा पहाड़ वहाड़ से निकलता है, तो बस लोग कहता है छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास ये निकलता है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब। लेफ्ट साइड से मान लो नदी है, तो नदी ऐसे बह रहा है, तो ऊपर साइड से शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, और नीचे साइड से ओंग, जोंक और तेल। नाम से ही मतलब आराम से याद हो जाएगा आप लोग को, अगर आप लोग इसका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे। देख लो यहाँ देखो क्या क्या है, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंग, ओंग, तेल। तो नाम अजीब अजीब है, आराम से याद हो जाएगा महानदी का नाम, शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब, जोंग, ओंग, तेल। ठीक है, और महानदी पर ही भारत का जो सबसे लंबा डैम है वो कौन सा डैम है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड डैम वो यही महानदी पर ही है, भारत का सबसे लंबा डैम। लंबा, ठीक है, लंबा, बड़ा नहीं, सबसे लंबा डैम हीराकुंड पर ही है, सॉरी महानदी पर ही है हीराकुंड डैम। ठीक है, महानदी रिवर डिस्प्यूट, द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इन 2018। महानदी को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है कुछ राज्यों में कि हम ज़्यादा पानी यूज करेंगे तो हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, तो इसीलिए सरकार ने एक
अलग से कोट बनाया जाता है। जब नदी के बीच में, दो राज्यों के बीच में नदी को लेकर के वो होता है ना, जैसे निकल तो छत्तीसगढ़ से रहा है पर जा रहा है उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लड़ाई चल रहा है, हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, तो इसको हल करने के लिए जो कोर्ट बनाया था, स्पेशल कोर्ट, उसको ट्रिब्यूनल बोलते हैं। ट्रिब्यूनल वो स्पेशल कोर्ट होता है, वहीं पे इन मामलों को हल किया जाता है। ठीक है। मेजर डैम प्रोजेक्ट महानदी पे हीराकुंड, जो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का, सबसे लंबा डैम है। उसके अलावा और भी बहुत सारा वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे रविशंकर सागर, दुधवा रिजर्वायर, सोंदू रिजर्वायर, हंसदेव बांगो, तंदुला, ये सब कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, लिख लीजिए। कौन कौन सा शहर बसा हुआ है वहाँ पे? रायपुर, दुर्ग और कटक। कटक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महानदी का मुहाना जो है वो कटक के पास है। मुहाना मतलब जहाँ से फिर वो समुद्र में चली जाती है, तो वो कटक के पास है। कटक में क्या है? राइस रिसर्च सेंटर। जैसे राजमुंद्री में टोबैको रिसर्च सेंटर था ना, तंबाकू, वैसे ही कटक में राइस रिसर्च सेंटर। और कटक के पास ही मुहाना बनता है महानदी का, इसीलिए कटक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी इंडस्ट्रीज़ भी बहुत सारे महानदी के आसपास बसे हुए हैं, जैसे आयरन एंड स्टील प्लांट भिलाई का, पेपर मिल कटक के पास, अल्मुनियम फैक्ट्री हीराकुंड और कोरबा, सीमेंट फैक्ट्री सुंदरगढ़, बहुत कुछ वहाँ बसा हुआ है। ये आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वहाँ पे माइनिंग भी होता है, खनन भी होता है, कोयला का, आयरन का, मैंगनीज का। उड़ीसा तो है ही, उड़ीसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिनरल्स के मामले में। ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 नंबर। ये तो मैथ्स है, इजी है, बहुत ही इजी मैथ्स है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए इस क्वेश्चन को। यहाँ देखो, कह रहा है कि अगर डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, गुना का मतलब माइनस है, और प्लस का मतलब गुना है। ठीक है, कितना बढ़िया बताया। अगर डिवाइड का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब डिवाइड है, गुना का मतलब माइनस है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 36 गुना 4 माइनस 8 गुना 4 बाई 4 डिवाइड और प्लस 4 प्लस 8 इंटू 2 है ना, 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 प्लस 1। तो अब इसको आप लिख लो, 16 भागा 1। तो अब 36 गुना 4, तो गुना की जगह क्या लिखना है? माइनस लिखना है, तो 36 माइनस 4 हो गया। ठीक है। फिर माइनस की जगह क्या लिखना है? माइनस की जगह आपको डिवाइड लिखना है, तो डिवाइड 8 हो गया। और फिर गुना की जगह क्या लिखना है? गुना की जगह आपको फिर माइनस लिखना है, तो माइनस 4 हो गया। फिर नीचे भी वैसे ही 4 प्लस की जगह क्या लिखना है? गुना लिखना है, तो गुना 8 लिख दिए। और गुना की जगह क्या लिखना है? माइनस लिखना है, तो माइनस 2 लिख दिए। ठीक है। फिर प्लस की जगह क्या लिखना है? गुना लिखना है, तो गुना 16 लिख दिए। और भागा की जगह प्लस लिखना है, तो प्लस 1 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो। 36 माइनस 4 32, 32 भागा 8, 32 को 8 से भागा देंगे तो 4, 4 माइनस 4 0। ऊपर में 0 हो गया, नीचे कुछ भी रहेगा तो फिर तो 0 ही होगा ना। अगर ऊपर न्यूमरेटर 0 हो गया और नीचे कुछ भी, इसको सॉल्व कर ही दीजिएगा आप लोग, तो फिर 0/1 0/2 ये सब 0 होता है। कोई भी 0 को भागा नहीं दे सकता है, 0 ही होएगा। समझ गए? तो आंसर हो गया 0। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन में आता है मैथ्स का, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है 83 नंबर। 83 नंबर देख लीजिए। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। इन चारों में से कौन पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट था? आर्टिफिशियली जिसको बनाया गया था, जो नेचर में नहीं पाया जाता है, तो वो एलिमेंट है ये टीसी। टीसी शॉर्ट नेम है उसका, टेक्टिनियम कहते हैं। वो पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट था। ठीक है।
यहाँ देखिए टेक्नीटियम। द फर्स्ट आर्टिफिशियली क्रिएटेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज टेक्नीटियम। टेक्नीटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है ना जो पड़े रहेगा, अगर मान लो रखा हुआ है, कोयला रखा हुआ है और यूरेनियम रखा हुआ है, ये टेक्नीटियम रखा हुआ है, तो कोयला जैसा रखा है वैसा ही रखा रहेगा, सालों साल करोड़ों साल वो कोयला वैसा ही पड़ा रहेगा। पर यूरेनियम जो है ना वो क्या होगा, धीरे धीरे कपूर के तरह ना उड़ता जाएगा। मगर कपूर तो बहुत फास्ट उड़ता है, ये इतना स्लो उड़ेगा ना कि आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत साल बाद वो देखिएगा कि उसका वजन कम होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो वातावरण में मिक्स होता जाता है। तो ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन इसका जो पार्टिकल जो निकलता है, जो हवा में मिक्स होता है ना, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। उसको इनहेल कर लेने से वो फिर समस्या होता है। ठीक है, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो बनाया गया था आर्टिफिशियली वो था टेक्नीटियम। यूरेनियम वगैरह तो मिलता है, नेचुरली मिलता है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया था। किसने बनाया था? 1937 में ही कार्लो पियरे और एमिलियो सेगरी ने। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है जिसको सिंथेसाइज किया गया था, ना कि नेचुरली ये मिला था। इसका एटॉमिक नंबर था 43। was created by bombarding molybdenum with deuteron। इसका एटॉमिक नंबर क्या था? 43। और ये कैसे बनाया गया? मोलिबेडनम के ऊपर जब ड्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवाया गया। बॉम्बार्ड माने ढेर सारा ड्यूट्रॉन को मारा गया जब मोलिबेडनम के ऊपर। ड्यूट्रॉन क्या होता है? हैवी हाइड्रोजन, ये पूछ सकता है। हैवी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ड्यूट्रॉन्स को। ड्यूट्रॉन जैसे कोई कोई पानी होता है ना वो हार्ड वाटर होता है, कोई कोई सॉफ्ट वाटर होता है। तो जो हार्ड वाटर होता है ना उसका फॉर्मूला D2O होता है या H3O। तो ये जो D2O होता है यही होता है ड्यूट्रॉन, हैवी हाइड्रोजन। ये नेचुरली नहीं मिलता है, नॉट नेचुरली अबंडेंट। ये सिंथेटिक एलिमेंट है टेक्नीटियम। इसका डिस्कवरी होने से क्या अच्छा हुआ कि पता चला कि और भी बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1937 में पियरे और सेगरी ने बनाया था। नेचुरली धरती पर ये नहीं मिलता है, और इसकी डिस्कवरी से मेडिसिन और न्यूक्लियर रिसर्च में नया नया चीज़ का पता चला कि नया नया चीज़ हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को टेक्नीटियम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMCE? ठीक है, देखो CGTMCE बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। CGT तो सब में सेम लिखा है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। यहाँ तक तो CGT तक तो सबका सही है। बाकी MSE, ई में भी सब इंटरप्राइज 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 इंटरप्राइज। M और S देखना था, M और S। ठीक है, तो यहाँ है मैक्रो और स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल। मैक्रो एंड मीडियम ये तो कट गया, MM हो गया, ये तो C तो हो ही नहीं सकता था। बाकी A, B और D में मैक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज या माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज। तो इसका आंसर है D। ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये क्या होता है? क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या होता है? देखिए, आप लोग सुने होंगे कि जब बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो वहाँ पे गारंटर का खोज किया जाता है कि अगर आप चूक गए लोन चुकाने से तो आपके बदले गारंटर कौन बनेगा, यानी आपके बदले कौन लोन चुकाएगा, तो वो होता है गारंटर। तो जब कोई छोटा दुकानदार अगर लोन लेने जाता है तो क्या होता है ना कि बैंक लोन नहीं देता। बैंक हमेशा विजय माल्या टाइप आदमी को लोन देता है। मतलब कपड़ा बढ़िया पहन के जाओ, दिखे कि आप बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, भले भगोड़े हो, तो बैंक को क्या पता कि भगोड़ा है, तो वैसे लोगों को बैंक जो है वो लोन दे देती है। मगर वही जेन्युइन आदमी रहेगा जो चुका भी देगा लोन, जो छोटा दुकानदार है, जो किसान है, उसको बैंक जल्दी लोन देता नहीं है, गरीब लोगों को। जबकि ज़रूरत लोन का किसको है? गरीब आदमी को है, वो लोन लेके कुछ करेगा अपना। तो जब बैंक ऐसे लोगों को लोन नहीं देती है तो अब यहाँ पे आता है सरकार, और फिर सरकार आके और बैंकों को कहता है कि तुम इसको क्रेडिट दो, यानी तुम इसको लोन दो, उसका लोन का गारंटर हम हैं। लोन का गारंटर कौन है? सरकार है।
अब जब सरकारें गारंटर बन गया तो फिर तो बैंक को क्या दिक्कत है, यानी अगर उस आदमी ने लोन नहीं चुकाया तो सरकार फिर उस लोन को चुका देगा। बहुत बार आप देखे होंगे कि किसानों का लोन माफ कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, बैंक के द्वारा माफ नहीं किया जाता, सरकार के द्वारा माफ किया जाता है। मतलब सरकार जो है ना वो उनका सारा पैसा चुका देती है, आरबीआई से पैसा निकाल के दे देता है बैंकों में। तो सरकार ने एक इसी तरह से क्रेडिट गारंटी एक फंड बना रखा है कि इसमें इस फंड में किस चीज़ का पैसा है, क्रेडिट गारंटी का। यानी कि जो भी छोटे दुकानदार हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, यानी छोटे छोटे जो इंटरप्राइजेज हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनको क्या मिलेगा, सरकार अपनी तरफ से गारंटी देगी, क्रेडिट गारंटी। तो फिर बैंक जो है उनको लोन दे देंगे आसानी से। समझ गए आप। अब माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होता है, कौन से दुकानदार इस छोटे दुकानदार की श्रेणी में आते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस की श्रेणी में कौन कौन दुकानदार आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ देखिए ये पूरा डेफिनेशन है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। माइक्रो मने सूक्ष्म, स्मॉल मने लघु, मीडियम मने मध्यम। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, दीज आर बिजनेसेस। ये बिजनेस को क्लासिफाई किया है, कौन बिजनेस माइक्रो में आता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म से जो थोड़ा बड़ा होगा वो लघु में आएगा, और लघु से थोड़ा बड़ा होगा वो मध्यम में आएगा, है ना। उसको क्लासिफाई करते हैं किस आधार पे कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है अपना मशीन में, उनका जो बिजनेस प्लान जो प्लांट है उसमें उनका इन्वेस्टमेंट कितना। जैसे पापड़ बनाने वाला बिजनेस है तो हो सकता है वो सूक्ष्म में आता हो, क्या इन्वेस्टमेंट है वो देखना होगा। साथ ही उसका एनुअल टर्नओवर, माने उसका टोटल टर्नओवर कितना है, टोटल उसको कितना रुपया आ रहा है ये भी देखना होगा, प्लस उसने कितना इन्वेस्ट कर रखा है ये भी देखना होगा। और कौन मिनिस्ट्री इसको देखता है, अलग से एक मिनिस्ट्री ही बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये इस सेक्टर को प्रमोट करता है। ठीक है, तो यही मात्र दो चीज़ दिखाता रहता है कि इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगा हुआ है और आपका सालाना टर्नओवर कितना आ रहा है, पैसा आप कितना कमा पा रहे हैं उससे। ठीक है, यही देखो लिखा है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। अब देखो इन 2025 में द गवर्नमेंट रिवाइज द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट, रिवाइज किया गया है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट को। पहले ये कम था, इसको बढ़ा दिया गया है 1 अप्रैल 2025 से। तो न्यू क्राइटेरिया है कि जो बिजनेसमैन 2.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपने बिजनेस में और जिसका 1 साल का टर्नओवर कम से कम 10 करोड़ है, वो आएगा सूक्ष्म उद्योग में। अब देख लो, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया सूक्ष्म उद्योग में। पहले ये 1 करोड़ था, इसको 2.5 करोड़ कर दिया। जो 2.5 करोड़ इन्वेस्ट किया है और 10 करोड़ टर्नओवर है वो आएगा सूक्ष्म उद्योग में। ये लिख लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि मतलब ये डेटा है ना, ये डेटा देके क्वेश्चन बनता है। और लघु उद्योग स्मॉल इंटरप्राइजेज में कौन आएगा, जिसका 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ का टर्नओवर होता है 1 साल का। और मीडियम इंटरप्राइजेज में आएंगे जिनका 125 करोड़ का टर्नओवर है और 500 करोड़ का, मतलब 125 करोड़ इन्वेस्टमेंट है और 500 करोड़ का उनका टर्नओवर है 1 साल में। 500 करोड़ रुपए का बिजनेस वो करते हैं 1 साल में। तो बढ़ा दिया गया है पूरा, बस आप ये डेटा याद कर लीजिए, 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, और टर्नओवर होना चाहिए 10 करोड़, 100 करोड़ और 500 करोड़। ठीक है, लिख लीजिए, 1 अप्रैल 2025 से ही हुआ है नए बजट में। इसके बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 नंबर, हु गेव द स्लोगन डू और डाई एंड व्हेन, किसने दिया था, करो या मरो। गांधी जी का स्लोगन है करो या मरो, और कब दिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया था। तो यही सही आंसर है, मगर हम लोग थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट को पूरा डिस्कस करेंगे, थोड़ा नहीं, पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट आपका अभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए व्हाट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, क्या था, कब स्टार्ट हुआ, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी कॉल्ड टू एंड ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिश सत्ता का अंत करने के लिए हमें भारत छोड़ो आंदोलन जो है
चालू करना, 8 तारीख को चालू कर दिया गया था। 9 तारीख को सभी लोग अरेस्ट हो गए। 8 को जैसे ही गांधी जी ये चालू किए, 9 को सब अरेस्ट हो गए। गांधी जी अरेस्ट हो गए, जवाहरलाल नेहरू अरेस्ट हो गए, हर कोई अरेस्ट हो गया। जब सब सारे लीडर अरेस्ट हो गए ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। ऐसा मूवमेंट जिसका कोई नेता नहीं था। गांधी जी इसके नेता नहीं थे, लीडर नहीं थे। उन्होंने स्टार्ट किया था, पर स्टार्ट करने के बाद वो जेल में चले गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीडरलेस मूवमेंट कौन था जिसका कोई नेता नहीं था? वो था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। समझ गए? इसी आंदोलन में बहुत बहुत मतलब वो हुआ था, हिंसा बहुत हुई थी इस आंदोलन में। गांधी जी जेल में थे, गांधी जी तो बाहर थे नहीं कि लोगों को समझाते अरे हिंसा मत करो, तो बहुत ज़्यादा हिंसा हुआ था। तो फिर अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा कि आप लोगों को समझाइए, लोग बहुत हिंसा कर रहे हैं। तो गांधी जी बोले कि तुम लोग जो किया है वही भर रहा है, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे, मैं क्या करूं। गांधी जी ब्रिटिशर्स को बोले कि तुम्हारी ही गलती है, तुमने जो किया है वही तुम्हें मिल रहा है, मैं इसमें लोगों को नहीं रोक सकता हूँ। यानी अंत में गांधी जी भी इस बात को मान गए थे कि बिना हिंसा किए जो है ना, हम लोग को आज़ादी मिलने से रहा। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुंबई। मुंबई में कांग्रेस का बैठक हुआ, उसमें कांग्रेस ही इंपॉर्टेंट पार्टी थी। पूरा कांग्रेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग नोट किए होंगे। तो कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी मुंबई में, वहीं पे गांधी जी ने इसको लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट को। और वहीं पे कहा था डू और डाई, करो या मरो। मतलब तुम लोगों को कहा कि आप लोग मतलब तैयार हो जाइए अपना मतलब आज़ादी के लिए, या फिर हम लोग मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई इन हिज स्पीच डिलीवर्ड एट द ग्वालियर टैंक मैदान। वहीं पर स्पीच में उन्होंने कहा, नाउ पॉपुलरली नोन एज अगस्त क्रांति मैदान, यही ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ये डू और डाई का भाषण दिया। और अब उस मैदान का नाम क्या हो गया? अगस्त क्रांति मैदान। वो इसी नाम पे है क्योंकि अगस्त में ही हुआ था क्विट इंडिया, तो अगस्त क्रांति मैदान। अरुणा आसफ अली, पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड लेडी, लिख लीजिए, हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, तो उसी तरह से ग्रैंड ओल्ड लेडी भी थी अरुणा आसफ अली। उन्होंने उस दिन झंडा फहराया। ठीक है, ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज नोन फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग। ग्वालियर टैंक में उन्होंने झंडा फहरा करके इस आंदोलन की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने मतलब महिलाएं बहुत कम पार्टिसिपेट करती थी ना किसी भी चीज़ में या इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, तो उस हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द स्लोगन क्विट इंडिया वॉज क्वाइंड बाय यूसुफ मेहराली। ये जो स्लोगन था भारत छोड़ो, ये स्लोगन यूसुफ मेहराली का था। ये वो व्यक्ति है ना जिन्होंने ये साइमन वापस जाओ का नारा भी इन्होंने ही दिया था, और भारत छोड़ो का नारा भी इनका ही था। भारत छोड़ो और ये साइमन गो बैक, ये सब नारा इनका ही था। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट, मूवमेंट क्यों हुआ? अचानक से गांधी जी को 1942 में ये मूवमेंट करने का क्या जरूरत पड़ा? तो देखो, उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। सबसे पहला चीज तो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था। उस वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन था वो लड़ रहा था, और ब्रिटेन लड़ रहा था तो ब्रिटेन जो है ना वो इंडिया को भी झोंक दिया उसमें, क्योंकि ब्रिटेन का कहना था कि इंडिया तो मेरा ही है, तो इंडिया के लोग मेरे ही हैं। तो इंडिया का जो सैनिक लोग था वो लोग को ले जाता था लड़ाई करने के लिए उधर जर्मनी तरफ, समझे? तो इंडिया को पार्टिसिपेट बना दिया, जबकि इंडिया के नेताओं का, कांग्रेस का नेता सबका कहना था कि आप हम लोग से पूछे, बिना हम लोगों से पूछे हम लोग को युद्ध में कैसे जो शामिल कर लिए। तो ये पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि युद्ध के कारण जो देश में है ना अकाल पड़ने लगा। देश में क्यों? क्योंकि सारा खाना उना सब उधर जा रहा था, जहाँ युद्ध हो रहा है वहां जा रहा था सारा सामान, सारा रसद। तो देश में पूरा एकदम भयानक बंगाल में अकाल पड़ा था। 1.5 लाख आदमी मर गए थे उस टाइम पे 1941-42 में, समझे? तो ये सब कारण था कि जो है फिर हम लोग ये किए कि नहीं, हम लोग को आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए हम लोग को, जैसे ही मतलब तुम्हारा हम लोग को बस अभी के अभी आज़ादी दे दो। ठीक है, तो ब्रिटेन से 3 लोगों का एक ग्रुप आया, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया था, तो 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन को भेजा गया। क्रिप्स के साथ 3 लोग थे, वो एक आयोग था। तीनों लोगों को भेजा गया इंडिया कि जाओ और देखो कि आज़ादी लोग को दे सकते हैं कि नहीं। तो क्रिप्स जो है ना वो कहा,
वो अपना जो रिपोर्ट दिया, उसके रिपोर्ट में आज़ादी नहीं था, उसके रिपोर्ट में था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो इंडिया को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन राज्य का दर्जा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं थी। कहा कि इंडिया को डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे। डोमिनियन राज्य मतलब होता है कि इंटरनल अफेयर्स तुम लोग खुद देख लेना, और तुम्हारा जो फॉरेन अफेयर्स है कि विदेशों के साथ आपके रिश्ते कैसे रहेंगे वो हम लोग देख लेंगे। अल्टीमेटली आपके ऊपर जो महारानी है उसका हाथ रहेगा, वो होता है डोमिनियन स्टेटस, वहाँ की महारानी का। तो हमने क्रिप्स मिशन ने ये भी कहा कि इंडिया का फिर बंटवारा भी कर देंगे, ठीक है, बंटवारा कर देंगे इंडिया पाकिस्तान में। तो इस बात पे भी हम लोग गुस्सा हो गए कि तुम बंटवारा का बात क्यों कर रहे हो, और तुम ये क्या कह रहे हो डोमिनियन स्टेटस। तुमको क्या कहना है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए हम लोग को, बस हम लोग को ये सब नहीं चाहिए कि बंटवारा कर दो या फिर डोमिनियन राज्य का दर्जा दो, रानी का हाथ रहेगा, वो सब नहीं, समझे। तो क्रिप्स मिशन जो है वो इंडिया आया और वो फेल हो गया, हमने उसकी एक भी बात को नहीं माना। और तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, एक तो अंग्रेज बड़ा बढ़ गए, अब भारत छोड़ो आंदोलन करना जरूरी है। तो जो एक कारण है वो है फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ठीक है। अंडर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अंडर 3 लोगों का ग्रुप इंडिया आया था। क्यों आया था? उनका काम था कि नया संविधान जो बनना है उसके बारे में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज जो इंडिया मांग रहा है उसको सॉल्व करना, ठीक है। इंडिया को स्वराज देना और नया संविधान इंडिया में कैसे क्या बनेगा वो। मगर वो फेल हो गया क्योंकि उसने इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम की बात नहीं की, उसने डोमिनियन राज्य का दर्जा देने की बात की, है ना। इट ऑफर्ड इंडिया नॉट कंप्लीट फ्रीडम बट द डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया अलोंग विथ पार्टीशन, साथ में पार्टीशन का भी बात किया कि इंडिया को बांट दो और डोमिनियन राज्य का दर्जा दो, कंप्लीट फ्रीडम का बात नहीं कर रहा था, तो फेल हो गया। दूसरा कारण था इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो गया, बिना कंसल्टेशन के इंडिया को उसने इन्वॉल्व कर दिया ब्रिटेन ने। कांग्रेस के साथ कंसल्ट करना चाहिए था, जो हमारी उसमें की बड़ी पार्टी थी। द ब्रिटिश एजम्पशन ऑफ अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश ने सोचा कि इंडिया तो सपोर्ट करेगा, इंडिया तो मेरा गुलाम है, तो इंडिया तो करेगा ही सपोर्ट वर्ल्ड वॉर 2 में। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को हल्के में नहीं लिया, कांग्रेस कहा कि नहीं, आपको हमसे पूछना था। फिर तीसरा चीज़ है एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट। एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ने लगा, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लोगों के माइंडसेट बहुत ज़्यादा हो गए। द एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट एंड डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस हैड गेन्ड पॉपुलैरिटी। फुल इंडिपेंडेंस का डिमांड जो है लोगों का बढ़ने लगा कि हमें फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर चौथा कारण है, बहुत सारा छोटा छोटा मूवमेंट उस समय होने लगा था, वो मिल करके बड़े मूवमेंट को अंजाम दिया, ठीक है। छोटा छोटा मूवमेंट लाइक ऑल इंडिया किसान सभा भी चल रहा था, 1936 में हुआ था, हम लोग पढ़े भी थे सजानंद सरस्वती का। फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी मूवमेंट का ग्राउंड तैयार कर चुके थे। फिर शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, जो जरूरी सामान था उसका शॉर्टेज, वो अकाल पड़ गया, जैसा ही बताए थे वर्ल्ड वॉर 2 में सारा सामान चले जाने के कारण चावल दाल सबका अकाल पड़ गया और बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सब कारण रहा, ठीक है। तो कॉजेज हो गया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट का, लिख लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट के कारण। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में भी पूछा जा रहा है, पूछा जाता है, और इस साल भी शायद पूछा गया था 70वां में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट। व्हाट वेयर द डिमांड्स ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट का डिमांड क्या क्या था। तो द डिमांड वाज टू एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया विथ इमीडिएट इफेक्ट। डिमांड ये था अभी के अभी भारत छोड़ो, इमीडिएटली अभी के अभी जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन। पहला चीज तो यही डिमांड था कि अभी के अभी जाओ, ठीक है। दूसरा, देयर वाज अ डिमांड टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ये था कि ब्रिटिशर्स के जाने के बाद एक प्रोविजनल सरकार जो है वो बनाना है। प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब होता है जो, जैसे आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है ग्रेजुएशन के बाद, वो असली नहीं होता है, वो मूल प्रमाण पत्र नहीं होता है, वो प्रोविजनल होता है, मतलब वो कुछ समय के लिए, फिर उसके बाद आप असली मूल प्रमाण पत्र बाद में मिलता है। उसी तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब कुछ समय की सरकार, फिर बाद में हम लोग बनाएंगे अपना चुनाव उनाव करके। व्हाट वेयर द फेजेस ऑफ द मूवमेंट, फेजेस क्या कह रहे हैं, जैसे फर्स्ट फेज ये रहा, जैसे आपको बताया कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया था आराम से। अर्बन रिवोल्ट, शहरों में विद्रोह हुआ। स्ट्राइक्स,
हड़ताल वगैरह हर जगह स्ट्राइक्स हुए, हड़ताल हुए, बाइकआउट किया गया जो विदेशी सामान था, पिकेटिंग किया गया। पिकेटिंग मतलब होता है जैसे शराब का दुकान हुआ या विदेशी कपड़ा का दुकान हुआ, उस दुकान के सामने लोग बैठ करके हड़ताल करते थे, ठीक है, धरना प्रदर्शन करते थे, दुकान बंद करवाते थे। तो ये सब होने लगा, जिसको सरकार ने सप्रेस भी किया, दबाया भी इन चीज़ों को, बहुत सारे लोग मारे भी गए, ठीक है। बिहार में भी बहुत सारे नेता मारे गए थे। देयर वेर स्ट्राइक्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में स्ट्राइक्स और डिमॉन्स्ट्रेशन, धरना प्रदर्शन और हड़ताल होने लगे। एंड वर्कर्स प्रोवाइडेड द सपोर्ट बाय नॉट वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, और वर्कर्स लोग भी फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया। गांधी जी इन लोग को जो है बात सून इम्प्रिजन्ड एंड आगा खां पैलेस इन पुणे, पुणे के आगा खां पैलेस में गांधी जी को बंदी बना लिया गया और सभी लीडर्स जो है वो अरेस्ट हो गए। गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? आगा खां पैलेस पुणे में, ये याद रखना, पुणे के आगा खां पैलेस में, मतलब जेल में नहीं, नजरबंद किया गया था, ठीक है। सेकेंड फेज, द फोकस शिफ्टेड टू द कंट्री साइड, अब शहरों से गांव की तरफ जाने लगा आंदोलन। विच विटनेस्ड अ मेजर पीजेंट रिवेलियन, जो किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, टैक्स वैक्स देने से मना कर दिया कि हम लोग टैक्स नहीं देंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था जो उनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बिछाया गया, जैसे रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन तोड़ दे रहे हैं, जो टेलीग्राफ लाइन है, टेलीफोन लाइन है, उसको तोड़ दे रहे हैं, है ना, स्टेशन को तोड़ दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन को आगजनी कर दे रहे हैं, तो ये सब कर रहे थे, पोल वगैरह उखाड़ दे रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग पर अटैक, ये सब, ठीक है। यानी कि जो सिंबल है अंग्रेजों का, जैसे डेवलपमेंट का, अभी जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि बीजेपी के खिलाफ जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे बीजेपी ने वंदे भारत ट्रेन लाया तो वंदे भारत ट्रेन पे पत्थरबाजी करके उसको तोड़ देते हैं। मीन्स ये एक विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है कि तुम्हारे द्वारा जो भी चीज़ें की गई, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो बुरी चीज़ें, हमको नहीं मतलब है, हम उसको तोड़ देंगे। तो उस टाइम पे भी जो गांव के लोग थे उन लोगों ने यही किया, रेलवे को तोड़ दिया, टेलीफोन लाइन, टेलीग्राफ लाइन सब तोड़ दिया, ठीक है। थर्ड फेज है द लास्ट फेज विटनेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट और पैरेलल गवर्नमेंट इन आइसोलेटेड पॉकेट्स। थर्ड फेज जो है उसमें ये हुआ था कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाई जाएगी, मतलब कुछ कुछ गांव वहाँ पे अंग्रेजों सबको मार उड़ के भगा दिया गया, उस गांव को आज़ाद कर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि वहाँ कोई अंग्रेज था ही नहीं। फिर वहाँ पे अपनी सरकार, कुछ लोगों ने मिल करके अपनी सरकार बना ली कि ये हमारा सरकार है। ये कहाँ कहाँ हुआ था? बलिया, तामलुक और सतारा में, ये 3 जगहों पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, बलिया, तामलुक और सतारा, ठीक है। व्हाट वेर द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑफ दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट का सक्सेस और फेलियर क्या है? सक्सेस, बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स जो हैं उनका राइज हुआ, जो आज़ादी के बाद ये लोग हमारे लीडर बने, ठीक है। जैसे अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलाया गया बहुत सारे नेताओं के द्वारा, जैसे राम मनोहर लोहिया बिहार के, जेपी बिहार के, अरुणा आसफ अली, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी जी, ठीक है, ईटीसी, विच लेटर इमर्ज एज प्रोमिनेंट लीडर्स, ये सब बाद में बहुत बड़े बड़े लीडर, बीजू पटनायक उड़ीसा या शायद आसाम के बहुत बड़े लीडर हैं, ठीक है। अरुणा आसफ अली यूपी की बहुत बड़ी लीडर थी। तो फिर बड़े बड़े लीडर्स का वो हुआ। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वुमेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इनका नाम जरूर याद रखना, पूछा जाएगा, इन पे एक मूवी बन चुका है। उषा मेहता हेल्प सेट अप एन अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, ये यूपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कौन चला रहा था? तो उषा मेहता चला रही थी अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, ठीक है। अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन कौन चला रहा था? उषा मेहता चला रही थी, ठीक है। विच लेड टू द अवेकनिंग अबाउट द मूवमेंट, रेडियो स्टेशन अंडरग्राउंड चला रही थी। राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी भावना का एकदम वो इमर्ज हुआ लोगों के अंदर। ग्रेट सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, एकता और भाईचारा। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, लोगों ने जॉब छोड़ दिए, ठीक है। एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स, बैंक से सारा पैसा वैसा निकाल लिया, बैंकों को भी एकदम तोड़ ताड़ दिया। पेव द वे फॉर इंडिपेंडेंस, और ये एक रास्ता क्लियर किया क्विट इंडिया मूवमेंट इंडिपेंडेंस का। अंग्रेजों ने देखा कि अब तो नहीं रह सकेंगे इंडिया में, बहुत हालत खराब है, गांधी जी भी हाथ पीछे कर लिए कि हम ना बचाएंगे अब किसी को, तो फिर ये एक रास्ता तैयार किया। वाइल द क्विट इंडिया कैंपेन वाज क्रश 1944, इस मूवमेंट को तो क्रश कर दिया गया था 1944 में, मतलब खत्म कर दिया गया।
विद द ब्रिटिश रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम तुरंत तो तुमको आज़ादी नहीं देंगे, पर एक वादा किया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम आज़ादी पे बात करेंगे। तो 1945 में फिर जब युद्ध खत्म हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर आज़ादी पे उन लोगों ने बात की और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया और फिर 1947 में लोग आज़ाद हो गए। तो इमीडिएट इंडिपेंडेंस से तो मना कर दिया, लेकिन कहा कि वॉर के बाद तुरंत बाद हम लोग तुमको आज़ादी दे देंगे। तो हम लोग भी शांत हो गए, चलो मान गया तो बस ठीक है। दे केम टू द इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन, उनको रियलाइज हो गया था कि अब इंडिया जो है इसको हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट चेंज्ड द नेचर ऑफ पॉलिटिकल नेगोशिएशंस विद ब्रिटिश, अल्टीमेटली पेविंग द वे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। फेलियर्स भी बहुत कुछ रहा। फेलियर यही रहा कि बहुत सारे लोग मारे गए, हर जगह वायलेंस देखने को मिला। सबसे पहला तो यही था कि वायलेंस, गांधी जी जो कह रहे थे हमेशा नॉन वायलेंस, वो यहाँ पे नहीं चला। वायलेंस बहुत ही ज़्यादा हुआ, ठीक है, बहुत सारे जगहों पे। द मूवमेंट वॉज वायलेंटली सप्रेस्ड बाई ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने भी इस मूवमेंट को एकदम सप्रेस किया, गाँव के गाँव जला दिए, लोगों को मारा, लाठी चार्ज किया, ठीक है। तो अगर आप इधर से लड़ाई करेंगे तो उधर से भी तो लड़ाई ही मिलेगा ना। इसीलिए गांधी जी हमेशा कहते थे कि शांति से अगर आप आंदोलन करेंगे, कुछ मांग करेंगे, तो फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगा, आपको दबाया नहीं जा सकता है। ओवर 1 लाख पीपल वेयर अरेस्टेड एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू वायलेंस इन ऑर्डर टू क्रश द एजिटेशन। सरकार भी वायलेंस पे उतर आई जब इधर से वायलेंस हो रहा था। तो लैक ऑफ सपोर्ट, कुछ ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। ये बिल्कुल आप लोग लिख लीजिए, पूछा जा सकता है कि कौन कौन पार्टी थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में सपोर्ट नहीं कर रही थी। मुस्लिम लीग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो ये अलग पार्टी है सब। कम्युनिस्ट पार्टी अभी फिलहाल ये केरला में चलता है और बंगाल में, ये इसका अलग ही मोटो है, ये सपोर्ट नहीं करता ये सब चीज़ में। मुस्लिम लीग भी नहीं कर रहा था और हिंदू महासभा ये भी सपोर्ट नहीं किया था। हिंदू महासभा जो आज आरएसएस है, इसने भी सपोर्ट नहीं किया। द इंडियन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द मूवमेंट, और ब्यूरोक्रेसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो अफसर लोग थे, जो एकदम उस समय का आईसीएस सेवा वगैरह में थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। जो अंग्रेज कह रहे थे, मतलब जो उनके आका कह रहे थे, वो उसी बात को मान रहे थे। ब्यूरोक्रेसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। द लीग वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट पार्शनिंग द कंट्री फर्स्ट। मुस्लिम लीग का कहना था कि अभी मत जाओ, अंग्रेजों को बोल रहा था कि अभी मत जाओ, पहले पार्टीशन तो करो, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा तो करो तब जाना। तो मुस्लिम लीग का तो यही था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी तुम जाओ, अभी पहले पार्टीशन करो। कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्टेड द ब्रिटिश सिंस दे वेर अलाइड विद द सोवियत यूनियन। कम्युनिस्ट पार्टी ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया, क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है ना, ब्रिटेन जो है ना, वो रशिया के साथ मतलब दोस्ती था। ब्रिटेन और रशिया ये लोग एक पार्टी में थे ना। युद्ध जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो 2 गुट बना हुआ था। जो एक गुट था वो था ब्रिटेन, सोवियत संघ, अमेरिका, इनका एक गुट था, और दूसरा गुट था जर्मनी, जापान, इटली, उनका अलग गुट था। तो क्योंकि सोवियत संघ का गुट जो है वो यूके के साथ था, और सोवियत संघ जो है ना, उसी वो वही है, कम्युनिस्ट पार्टी वहीं से शुरू हुआ था, रशिया से, ठीक है। कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो रशिया से ही शुरू हुआ था। तो इसी कारण से मतलब कि जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया वाली थी उसने भी सपोर्ट नहीं किया। और हिंदू महासभा ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? देखो, द हिंदू महासभा ओपनली अपोज द कॉल फॉर द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड बायकॉट इट ऑफिशियली अंडर द एप्रीहेंशन दैट द मूवमेंट वुड क्रिएट इंटरनल डिसऑर्डर एंड वुड इंडेंजर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूरिंग द वॉर। हिंदू महासभा का कहना था, इसने तो पूरे तरह से खुले तरीके से मतलब कि अपोज कर दिया, कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, ठीक है, और इसको ऑफिशियली लेटर में लिख के बायकॉट किया कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ठीक है। हिंदू महासभा ने क्यों शामिल नहीं है भाई? क्योंकि इसने कहा कि इस आंदोलन को करने से आंतरिक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। अब देखो, अंग्रेज उधर तो लड़ ही रहे हैं, फिर इधर भी डिसऑर्डर होएगा, इंटरनल सिक्योरिटी हमारा खतरे में पड़ जाएगा, जापान इधर से आके हम पे कब्जा कर लेगा, तो इसीलिए हम तो इसके सपोर्ट में नहीं है। मीनवाइल सुभाष चंद्र बोस उसी टाइम पे क्या कर रहे थे? आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे अपना, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज, सिंगापुर जापान में और जापान में मतलब कि जापान जो इंडियन आर्मी के लोगों को पकड़ के रखा था ना, वो लोग को छुड़वाए थे वहाँ से जाके, जापान जाके छुड़वा के फिर वो लोग को सिंगापुर लेके आए, और वहाँ पे फिर उनका अलग से वो बनाए, आज़ाद हिंद फौज नाम से, ठीक है।
Many Congress members like C. Rajagopalachari resigned from the provisional legislature. बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स जैसे C. राजगोपालाचारी ने उस समय वो लोग सरकार में थे, वहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया। एज दे डिड नॉट फेवर महात्मा गांधीज आइडियाज़, क्योंकि वो महात्मा गांधी के आइडियाज़ को जो लेजिस्लेचर था वो फेवर नहीं करता था ना, सरकार तो फेवर नहीं करती थी, तो इसीलिए उन्होंने सरकार में से आज रिज़ाइन मार दिया था। तो इसी तरह से चलता रहा, मगर क्विट इंडिया मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा आपका हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और आप लोग को कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछिए, हम लोग को इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट जो है वो मे बी 31 अगस्त हो सकता है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, शायद अभी जून आ गया, जून जुलाई अगस्त, तो जल्दी जल्दी हम लोग को इसको कंप्लीट करना। आप लोग रिवीजन तेज़ कीजिए, फिर हम लोग मॉक भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा 78th का पेपर ख़त्म होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।